नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से आप लोग ट्रांसलेशन के लिए कमेंट कर रहे थे कि मैडम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका ट्रांसलेशन वाला जो पॉइंट है या ये टॉपिक है, ये जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का जो आता है ट्रांसलेशन का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे होता है, या फिर अगर आप जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक पैसेज हिंदी से इंग्लिश और एक पैसेज इंग्लिश से हिंदी दिया जाता है, या फिर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें जो आपका कंपलसरी हिंदी होता है तो वहाँ पर आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आपका दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ के बारे में आज आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दूंगी कि कैसे आप किसी भी चीज़ को यानी इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। चलिए लेते हैं यहाँ पर एक मैं वाक्य लेती हूँ। हमने वाक्य लिया है कि राहुल आम खाता है। देखो, ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। अब आपको ये जानना है कि किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए हमें इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने ये वाक्य लिया, एक छोटा सा वाक्य है, हम छोटी सी चीज़ से चलेंगे फिर हम पैराग्राफ को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया है कि राहुल आम खाता है। ये एक हिंदी का वाक्य है। सबसे पहले हमें जानना है कि हिंदी के वाक्यों का क्रम इस तरह से होता है। अब हमें बात क्या करनी है, हमें करना है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें सारे जितने भी हमारे यहाँ शब्द दिए हैं सारे शब्दों का इंग्लिश मीनिंग आना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें राहुल का इंग्लिश मीनिंग कैसे लिखेंगे, तो राहुल को हम उसी तरह से लिखेंगे बिल्कुल जैसे हमने रोमन लिपि में लिखते हैं। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में सिखाया है कि हम कैसे हिंदी के शब्दों को रोमन लिपि में लिख सकते हैं। तो राहुल क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। अब इसके बाद बात करते हैं हम आम की। तो इसकी स्पेलिंग हमें पता होनी चाहिए, यानी इसका इंग्लिश पता होना चाहिए। तो हम इंग्लिश में आम को क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं। और उसके बाद खाता है, ये हमें इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि खाता है क्या हो गया, ईट। ईट जो हम बोलते हैं तो खाता की इंग्लिश हो गई। अब दूसरा पॉइंट आता है इंग्लिश के सेंटेंस का क्रम। हमारा जो हिंदी भाषा का सेंटेंस होता है उसका क्रम एक अलग होता है। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी वाक्यों का क्रम क्या होता है। तो हिंदी वाक्यों का क्रम होता है सबसे पहले कर्ता, फिर यदि वाक्य में कर्म आया है तो कर्म, और वाक्य में अगर सिर्फ कर्ता कर्म और क्रिया है तो अंतिम में हमारा क्रिया हो जाता है और पूर्ण विराम लगता है। हिंदी के वाक्य अगर उसमें कर्ता कर्म और क्रिया सिर्फ यही तीन ही शब्द अगर हमारे दिए हैं तो इसका क्रम ये होता है। हिंदी के वाक्यों में सबसे पहले होता है कर्ता और सबसे अंतिम में क्या होता है, क्रिया होता है। तो हमें यही जानना है। अब हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो भी उसके अंदर भी कर्ता क्रिया कर्म ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें ये जानना होता है कि अंग्रेजी भाषा यानी जो हमारी इंग्लिश भाषा है उसका क्रम क्या होगा। तो जब हम इंग्लिश के सेंटेंस का क्रम देखते हैं तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि इंग्लिश के सेंटेंस का जो क्रम है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये जानना है, यानी अगर हमें यही तीन लें तो उसका क्रम कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के अंदर कर्ता कौन सा है। तो हमें पता चलता है कि राहुल क्या है, यहाँ पर कर्ता है, और जो खाता है ये क्या है, क्रिया है, और जो आम है ये इस वाक्य का क्या है, यहाँ पर कर्म है। अब हमें हिंदी में ये चीज़ पता चल गई। अब हम जानते हैं कि इंग्लिश भाषा में हम कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, जो कर्म है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो क्रिया है इसको कहते हैं वर्ब। तो हमें ये चीज़ पता चल गया। तो हमें यहाँ पर अब ये पता चल जाएगा कि जो हमारा इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा के अंदर जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट रखा, पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। राहुल की इंग्लिश क्या होगी, राहुल की इंग्लिश राहुल ही होगी। तो हमने यहाँ पे रखा राहुल, राहुल आ गया। उसके बाद हम देखते हैं वर्ब क्या है। तो हमें पता है कि खाता की वर्ब जो है वो क्या है, ईट है। हम यहाँ देखते हैं कि खाता के लिए क्या होता है, हम ईट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ना आपको एक बात और ध्यान रखना है, तो क्या यहाँ पर एकदम से ईट आ जाएगा, क्या हम ऐसे रख सकते हैं इसको?
ध्यान रखिएगा, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जैसे हम अगर हम जब हिंदी भाषा को पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक वचन बहुवचन होता है, वैसे ही अंग्रेजी भाषा के अंदर भी हमारा क्या होता है, वचन होता है, जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि इंग्लिश भाषा के जितने भी वर्ब होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था में ना प्लूरल माने जाते हैं। अब इनका हमें क्या करना है, हमें इनका सिंगुलर करना है। तो यानी आप इसको क्या कह सकते हो, जैसे अंग्रेजी भाषा हम पढ़ते तो V1 कह देते हैं, तो V1 हो गया। अब इसका प्लूरल का हमें सिंगुलर बनाना है, तो इसका सिंगुलर कैसे होगा, तो उसे हम V5 बोल देते हैं जब आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं वहाँ पे। तो यानी यहाँ पे फॉर्म कौन सी आएगी, राहुल तो अकेला है, राहुल अकेला है तो क्रिया भी अकेले की ही होगी। तो यहाँ ईट ना रख के हम क्या रखेंगे, ईट्स रखेंगे, क्योंकि ईट्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। यानी इस तरह की चीज़ों का हमें अपने, जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, यानी किसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, राहुल के अकॉर्डिंग ईट्स हो गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, अब हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, आम है, तो आम की हम यहाँ पर अंग्रेजी रख लेते हैं। तो आम की अंग्रेजी होती है मैंगो। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये हमारा वाक्य सही है, नहीं, ये हमारा वाक्य गलत हो गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में हम ईट्स मैंगो नहीं कर सकते, यहाँ पर आर्टिकल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ मैंगो से पहले हम एक आर्टिकल रखेंगे। तो अब ये आर्टिकल कैसे लगा, कहाँ से आया, ये भी हमें सीखना होगा। तो अब ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, राहुल आम खाता है, इसको हमने ट्रांसलेट किया, राहुल इट्स अ मैंगो। अब आपको यहाँ क्या क्या आवश्यकता है जानने की, यानी कौन कौन सा पॉइंट आपको इंग्लिश भाषा के अंदर भी पढ़ना है। तो यहाँ आपको पता चलता है कि आपको यहाँ पर वर्ब, यानी वर्ब जो है कौन सी वर्ब का जो फॉर्म है, सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, ये हमें सीखना होगा। फिर उसके बाद जो ये आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल ए आर्टिकल या एन आर्टिकल या द आर्टिकल, वो हमारा कहाँ कहाँ लगता है, किन किन शब्दों के साथ लगता है, हमें ये सीखना होगा। तो हमें ये जानना है। तो यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि जब हम किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में जब ट्रांसलेट करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, तो हमारे पास दोनों ही लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा का भी और इंग्लिश भाषा का भी। तो अब आपको, जैसे अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आपको कर्ता का भी ज्ञान होना चाहिए, हिंदी में आपको कर्म का ज्ञान होना चाहिए, क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। फिर जब आप इंग्लिश की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको ट्रांसलेट किस में करना है, इंग्लिश में करना है, तो आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, या इसके साथ ही हम अदर वर्ड भी आते हैं ना, अदर वर्ड और होते हैं हिंदी में भी अदर वर्ड, जिन्हें हम कारक कहते हैं। तो देखो, सेम टू सेम नहीं है हमारी हिंदी इंग्लिश के जैसी, लेकिन कुछ चीज़ों को हम उसमें पहचान कर, उसके नेचर को पहचान कर हम दूसरी चीज़ों के साथ ट्रांसलेट करते हैं, उसके भाव को समझते हुए। तो आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। चलो एक उदाहरण और लेते हैं, हम फिर से समझते हैं उसको कि क्या कर्म और क्रिया, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से समझते हैं। तो एक और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, उदाहरण है हमारा, राजू और दीपक किताब पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमने पहले किया उससे थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखना है, किसी भी वाक्य के काल पर भी हमें फोकस करना है। इससे पहले वाला जो हमने सेंटेंस देखा वो हमारा क्या था, प्रेजेंट का था, यानी हम कह सकते हैं सामान्य वर्तमान काल का था। लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारा तात्कालिक वर्तमान काल का आ गया। तो यानी दूसरा, पहला पॉइंट हमारा क्या था कि हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सबको समझना है, इन सबको देखना है, यानी और जो हमारी क्रिया है उसका फॉर्म कौन सा है, V1 है या V5 है, या हम कहें कि सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। और दूसरा हमें, यानी इन सब के बाद हमें जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि हमारी जो वाक्य है उस वाक्य का काल कौन सा है, यानी उसका टेंस कौन सा है, ये हमें ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पढ़ रहे दिया है तात्कालिक वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हमें उसी के आधार पर इसको बनाना है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं, कर्ता क्या है हमारा, यहाँ पर राजू और दीपक हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया,
कर्ता हो गया, ठीक है। पढ़ रहे हैं ये हमारी क्रिया है, लेकिन इसमें ही हमको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ हमारी क्रिया दो रूपों में आ गई है। कौन से दो रूप? एक हो गई मुख्य क्रिया, इसको हम क्या कह देंगे? ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया, और रहे हैं ये हो गई हमारी सहायक क्रिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई? सहायक क्रिया। अब क्रिया के दो रूप हो गए, तो अब हमारा अगर हम देखें, और ये किताब क्या है? ये हो गया हमारे वाक्य का कर्म, ठीक। अब हम इंग्लिश भाषा के अभी इसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इंग्लिश भाषा में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसे हमने क्या कहा? सहायक क्रिया किया कहा, उसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद वर्ब। अब ये ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो उसमें क्या आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वर्ब का। अब आपको ये भी जानना है कि आईएनजी फॉर्म क्या होता है इंग्लिश भाषा में, ठीक है। ये और उसके बाद अब हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये इसका हमारा सेंटेंस हो गया। तो आपको ध्यान रखना ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से अब फ्रेम कर दीजिए इस स्ट्रक्चर में इसको। तो कर्ता क्या है हमारा? यहाँ पर राजू और दीपक हैं, तो कर्ता हो गया हमारा राजू एंड दीपक। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? यहाँ पर रहे हैं दिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि कर्ता हमारा यहाँ क्या है? बहुवचन में है, राजू और दीपक हैं। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज होगी वो क्या होगी? आर यूज होगी। तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमने आर लगा दिया। अब हमारी वर्ब क्या है? यहाँ पे मुख्य क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? रीड, और रीड हो गया तो इसमें हमें आईएनजी लगाना है, तो इसमें हमारी आईएनजी की फॉर्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी किताब, फिर हम लगा देंगे किताब को आर्टिकल के साथ अ बुक। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या सेंटेंस हुआ? हमने यहाँ पर क्या चेंज किया? इसको हमने चेंज किया कि राजू एंड दीपक आर रीडिंग ए बुक। तो यहाँ हमने इस तरह से इसका ट्रांसलेट किया, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी थोड़े से एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि कैसे हमने किया। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो आपको जब भी ट्रांसलेट करना है ध्यान रखना है, जैसे दिया है हमारा मोहन और अजय स्कूल जा रहे हैं, बिल्कुल सेम जैसा हमने अभी किया उसी तरह का हो गया। यहाँ पे हमारा ट्रांसलेट हो गया मोहन एंड अजय आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ आ गया। अब उसके बाद जैसे बात करते हैं, अगला हमारा दिया है रीना घर गई थी। अब देखो यहाँ पर रीना घर गई थी, तो अब आपको ना ये ध्यान रखना है कि रीना घर गई या रीना घर गई थी। हिंदी भाषा में अगर हम देखेंगे तो इसके काल चेंज हो जाते हैं, दोनों काल। एक हो जाता है सामान्य भूतकाल और एक हो जाता है, यानी अगर हम कहें कि रीना घर गई तो सामान्य भूतकाल हो गया, रीना घर गई थी तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल हो गया। लेकिन अंग्रेजी भाषा में दोनों का एक ही बनेगा। तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान रखना है कि पूरी तरह से ये भाषा इस भाषा के जैसी नहीं है। कुछ चीज़ों के साथ हमें क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को मैच करके, ज़बरदस्ती मैच करके हमें देखना पड़ता है। तो हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ट्रांसलेट करते समय। तो यहाँ देखते हैं कि रीना घर गई थी, तो काम कब हुआ है? काम बीते हुए समय में हुआ है, तो हमारा यहाँ पर सीधा हो जाएगा रीना वेंट होम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अगला और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा वाक्य दिया है वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, फिर हमारा वर्तमान का आ गया, तो हम इसके अनुसार देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि वह कर्ता कौन है इस वाक्य में? ये कर्ता है। अब ये कर्ता कौन सा है? जैसे अगर हम बात करें वह क्या है? सर्वनाम है, तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वह क्या है? यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। तो अब हम इसको बनाते हैं कि ही आ गया। अब उसी तरह से दिया है कि पढ़ता है, तो रीड्स हो गया, एक है, वह एक व्यक्ति है, तो रीड्स हो गया। न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र के लिए न्यूज़पेपर आ गया, और डेली
अब हम प्रतिदिन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आ गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये तो आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और फिर ये आपका अदर वर्ड्स, आगे पीछे जो भी आ गए ये आपके अदर वर्ड्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम बात करें, सेंटेंस दिया है ईश्वर सब जगह है, तो गॉड इज एवरीवेयर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये अदर वर्ड। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं सेंटेंस को। ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक है, हम बहुत बड़े से बड़े सेंटेंस को भी इसी तरह से बना सकते हैं जब हमें पदों का ज्ञान होगा। यानी आपको याद है जब हम हिंदी में पद के भेद पढ़ते हैं या इंग्लिश में हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें वही हैं। यानी हम इन चीज़ों को समझते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, यानी संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इसी तरह से वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। तो हम हिंदी भाषा में भी ऐसे ही सीखते हैं, इंग्लिश भाषा में भी हम ऐसे ही सीखते हैं। तो ट्रांसलेट के लिए हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, जैसे दिया हमारा यहाँ पर, राजीव सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो राजीव सुबह से, यहाँ पर क्या है, समय दे दिया गया है, तो राजीव, राजीव आ गया, ये क्या है, हमारा कर्ता है और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले आ गया पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है यहाँ पे आ गया, लेकिन ये क्या है ना कि काम शुरू हुआ है पहले से और अभी भी, यानी सुबह से काम शुरू कर दिया है, काम कुछ बीते समय में भी हुआ और अभी तक भी चल रहा है। तो हम इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा बन गया हैज़ बीन रीडिंग, इसके लिए आ गया, पढ़ रहा है के लिए हैज़ बीन रीडिंग आ गया। फिर किताब हमारा दे दिया, कर्म है ये, तो बुक्स और बुक आ गया, और सिंस क्योंकि समय को बता रहा है तो सिंस मॉर्निंग लग गया। अब हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पे फोर लगेगा, कहाँ पे सिंस लगेगा, तो ये भी हमें देखना होगा। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आई, यानी जब हम किसी भी चीज़ का ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो हम अंग्रेजी भाषा के अंदर करें, चाहे हम वो किसी और भाषा के अंदर करें, हमें इस भाषा और इस भाषा, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर जब हम इसे ट्रांसलेट करना होता है तो हमें दोनों भाषाओं का व्याकरण पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं, यानी जैसे ट्रांसलेट करना है, मैंने आपको एक तरीका बताया, आप इसको सेल्फ कर सकते हैं। हिंदी भाषा को समझिए पहले, फिर इंग्लिश भाषा को समझिए, दोनों को एक दूसरे में ट्रांसलेट करना है आपने। पहले शुरुआत करिए छोटे छोटे वाक्यों से, छोटे छोटे वाक्य लेके उनसे शुरुआत करना शुरू कर दीजिए, और फिर कुछ समय बाद आप बड़े बड़े पैराग्राफ भी बना सकते हैं। यदि आपने दोनों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखो, हो सकता है आप लोग ये बोलो कि मैडम आप ये इंग्लिश में हमें और करा दो, ये भी करा दो, वो भी करा दो। तो देखो, आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, कोई भी एक टीचर जो होता है ना, एक सब्जेक्ट में वो स्पेशलिस्ट होता है। तो आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को ना दोनों सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनना है, क्योंकि आप ना सरकारी जॉब के लिए जा रहे हो। तो सरकारी जॉब के लिए आपको दोनों चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। तो इंग्लिश आपको सीखनी है किसी स्पेशलिस्ट से जो अच्छी तरह से जानता हो। मैं हिंदी भाषा की स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ, मैं आपको इतना सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है एक अच्छे टीचर से, तो आप जा सकते हैं, यूट्यूब पर चैनल है DSL इंग्लिश, धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।